also. So in this video, we are now going to talk about our BSc 4th semester Zoology Unit 1. तो Zoology Unit 1 की ये क्लास 1 है हमारी, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन पढ़ रहे हैं। और ये जो आपका पूरा यूनिट आपको कंप्लीट कराया जाएगा फ्रॉम बॉटनी 8 यूनिट टू जुआलॉजी 8 यूनिट, ये हम बायोपाई बैच, जो कि मैंने आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया है और मैं यूट्यूब चैनल साइंस वाली, तो ये बीएससी 4 सेमेस्टर बच्चों के लिए मैंने बनाया है जिन्होंने बॉटनी एंड जुआलॉजी ऑप्ट किया है अपने ग्रेजुएशन में। देन ये जो आपकी पूरी की पूरी वीडियोस होंगी वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होंगी, यानी आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। You have to just take the screenshot and prepare your notes. Okay, now 5 days in a week I will provide you the video, so for that you have to subscribe my channel and as well as press the bell icon for the notification, because 5 दिन कौन से होंगे ये मैं भी नहीं जानती हूँ, तो उन वीडियोस को आप तक पहुंचाने में ये बेल नोटिफिकेशन बहुत काम करेगा, तो इसे भी आप प्रेस कर लेना। एंड ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। आई एम नॉट टेकिंग अ सिंगल penny from you all, so respect that. Okay, and do like, share and subscribe to this channel. So यूनिट 1 जो है हमारा जूलॉजी का, इसमें आपको पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर लाइगेशन, then gene transfer techniques, gene therapy and selection and identification of recombinant cell. Okay, so ये आपके टॉपिक्स हैं। एंड सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डीएनए रिकॉम्बिनेंट। ओके, तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टॉपिक आपको मैं समझाऊंगी, जो कि बहुत इजी वर्ड्स में होंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रो ले लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, अडेप्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो खुद में क्या करते हैं, चेंजेस लेकर के आते हैं। बट ये जो नेचुरल एडेप्टेशन है ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, यानी बहुत बहुत टाइम लेता है, बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती है एडेप्टेशन की। सो ह्यूमन ने डेवलप किया है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी कि जीन्स में हम कुछ मॉडिफाई कर देंगे जिससे कि एक डिजायर्ड ट्रेट बहुत ही जल्दी और एक कंट्रोल्ड वे में अडेप्ट किसी भी ह्यूमन में, किसी भी इंडिविजुअल में करा पाएंगे हम उस अडेप्टेशन को बहुत जल्दी। ठीक है, अब ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, देखो पूरा टॉपिक समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताती हूँ कि व्हाट इज दिस एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो, अगर मैं वर्ड बोलूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहला वर्ड जो आता है वो आता है रिकॉम्बिनेंट। ओके, हमारा टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें हम थोड़ा सा आज ब्लैंक बोर्ड पे पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी क्लियर एंड कंसाइज वे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये टॉपिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर वर्ड्स को हम थोड़ा ब्रेक करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड आता है वो क्या आता है, रिकॉम्बिनेंट। एंड आप बहुत ज्यादा अच्छे से, इतनी हिंदी आपको भी आती है, इंग्लिश आपको भी आती है कि आप इस वर्ड को समझ पाओ। देखो, रिकॉम्बिनेंट में हमारा जो री वर्ड है एंड कॉम्बिनेंट यानी कि कंबाइन, यानी यहाँ पर रिकम्बाइन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, री प्लस कंबाइन। अब किस चीज को रिकम्बाइन किया जा रहा है, तो डीएनए। हम किसको रिकम्बाइन कर रहे हैं, हम डीएनए को कर रहे हैं रिकम्बाइन। एंड अब ये रिकम्बाइन जो डीएनए का हो रहा है, यानी एक डीएनए कोई और दूसरा डीएनए किसी और ऑर्गेनिज्म का, हम उसको रिकम्बाइन कर रहे हैं। इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी। ये 3 वर्ड्स आपको क्लियर हुए। डीएनए क्या होता है बताओ, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, डीएनए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी का होता है। वहीं अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो देखो टेक्नोलॉजी को बहुत ही इजी वर्ड में हम ये समझ सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है हमारे साइंटिफिक नॉलेज का। ठीक है, दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आवर साइंटिफिक नॉलेज। साथ में नोट्स बनाते चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साइंटिफिक नॉलेज यानी साइंस तो हमें ये बताता है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नॉलेज देता है, लेकिन उस नॉलेज को व्हेन एंड हाउ, कैसे हमें उसे यूज करना है, कहाँ हमें उसे यूज करना है, ये हमें हमारी टेक्नोलॉजी बता रही होती है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट डीएनए की जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो कुछ टर्म्स डीएनए से रिलेटेड अभी आपको मिलेंगे। जैसे इफ आई टॉक अबाउट आवर सेल,
ये हमारे पास सेल है और सेल में हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास सेल है और ये क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यू ऑल नो दिस, कि न्यूक्लियस में ये हमारे पास क्रोमोसोम है। क्या है ये क्रोमोसोम है। अगर हम इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं, यानी कि हम इस पोर्शन को ऐसे इनलार्ज वे में दिखाते हैं, तो हम इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म एंड बीच में आपका सेंट्रोमियर, ठीक है। अब जैसे ही आप इस क्रोमोसोम को खोलोगे, यानी इसकी क्या करोगे, अनकॉइलिंग करोगे, ठीक। तो इसको आप ऐसे खोलोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस इज योर क्रोमेटिन। ये क्या है, जब हमने इस क्रोमोसोम को खोल दिया, यानी हमने क्रोमोसोम की अनकॉइलिंग की, तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया क्रोमेटिन, ठीक है। ये वर्ड समझ आया, क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन, जब मैंने क्रोमोसोम को खोल दिया तो मुझे क्रोमेटिन दिखाई दिया, ठीक। अब देखो, इस क्रोमेटिन को जब आप खोलोगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। नाउ ये जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ये क्या है, इसमें आप देखो, ये जो पोर्शन है, दिस इज योर न्यूक्लियोसोम। व्हाट इज दिस न्यूक्लियोसोम, बच्चा लोग पता है आप लोगों को न्यूक्लियोसोम क्या होता है। ये एक पर्टिकुलर पोर्शन हमने क्या बना दिया है, ये हमने न्यूक्लियोसोम बना दिया है, ठीक। क्या है ये, न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम में दो चीजें होती हैं, होती तो काफी सारी चीजें हैं, बट मेजरली हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम के पास एक इसके स्ट्रैंड का डीएनए होता है, ये, ठीक है। ये क्या है, ये डीएनए की स्ट्रैंड है, यानी इसके पास डीएनए होता है प्लस इसके पास हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन, हालांकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी इसमें पाए जाते हैं, बट मात्रा बहुत कम होती है। तो न्यूक्लियोसोम हमारा डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से बना है। एंड ये जो बीच में आप पोर्शन देख रहे हो, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, जिसके चारों ओर हमारे डीएनए स्ट्रैंड की कॉलिंग हुई है, ठीक। आपने क्रोमेटिन खोला, आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब जैसे ही आप हिस्टोन प्रोटीन को हटा दो, ठीक है, आप हिस्टोन प्रोटीन को क्या करो, हटा दो, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से डीएनए जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक। इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ डीएनए देखने को मिलेगा। और डीएनए आपको पता है कि हमारा क्या है, डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। डीएनए क्या है, डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये मैंने बना दिया डीएनए, ठीक। व्हाट इज दिस बच्चा लोग, दिस इज डीएनए। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। उसके अलावा आप मुझे बताओ कि जीन क्या होता है। डीएनए जो है, ठीक है, डीएनए जो है उसमें फंक्शनल जो हमारा पार्ट होता है, ठीक है, डीएनए का वो पार्ट जो कि हमारे पास फंक्शनल है। किस लिए फंक्शनल है, तो पहले मैं बता दूं कि फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए हमारा क्या कहलाता है बच्चा लोग, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए हमारा जीन कहलाता है, ठीक है। ये जो जीन है ये फंक्शनल होती है, इसका नेचर क्या है, फंक्शनल है, यानी ये कोई ना कोई कार्य करेगी। क्या कार्य करेगी, तो इसका कार्य होता है एमआरएनए बनाना, ठीक है, कोड करना फॉर द प्रोटीन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में ये काम करती है। तो मुझे आपको ये बताना था कि डीएनए जो है वो हमारे लाइफ में क्या है, हमारा ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है, यानी इसी के द्वारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास आउट होता है, ठीक। थोड़ा सा डीएनए के बारे में और जान लेते हैं। देखो, हम किसके बारे में जानते हैं, हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में समझ लेते हैं, ठीक। देखो, डीएनए, डीएनए क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। एंड इट स्टोर्स, इट स्टोर्स व्हाट, बताओ। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है और ये क्या करता है, ये स्टोर करता है, दैट स्टोर एंड ट्रांसफर, इट स्टोर्स एंड ट्रांसफर दी, लिखते चलना, ठीक है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम, बताओ,
कहाँ ये स्टोर कर रहा है हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को, और क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, आपको समझ आ गया? ठीक है, फिर डीएनए जो है इट अकर्स इन एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए तो दिखाई देगा ही, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है। तो ये बातें आपको डीएनए में जानना बहुत इंपॉर्टेंट थी। देन डीएनए के बाद हमें समझना है, जैसा मैंने आपको बताया, जीन, है ना। तो जीन क्या है? जीन जैसे ही हम डीएनए बनाते हैं, ठीक है, तो डीएनए का फंक्शनल पोर्शन ही क्या हो जाता है बच्चा लोग? जीन हो जाता है। यानी ये जो पोर्शन है ये क्या है? ये मान लो कि जीन है। तो जीन क्या कर रहा है बताओ? जीन हमारा क्या कर रहा है? ये एमआरएनए बनाता है, प्लस ये कोडिंग करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये कोड कर रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द फंक्शनल पार्ट, जीन इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको जीन के बारे में याद रखनी है। मैंने क्यों बताया ये सारी चीजें, जीन क्या है, डीएनए क्या है? बिकॉज जहां हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझी कि रिकॉम्बिनेंट यानी हम रिकम्बाइन करें, तो हमें डीएनए समझना था ना कि एक्चुअली ये डीएनए है क्या। जैसे मैंने आपको कहा कि हर ऑर्गेनिजम्स के पास अपना अपना डीएनए होता है। तो अब हमें जब कोई चीज ट्रांसफर करनी है, हमें कंबाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें कंबाइन करना है। तो उसके लिए मान लो कि हम आपको बोलते हैं कि हमें कंबाइन करना है, तो हम एक ह्यूमन ले लेते हैं, हम एक ह्यूमन का डीएनए ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम ह्यूमन डीएनए ले लेंगे और उसे हम रिकम्बाइन करेंगे। ठीक है, हम उसे क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, एंड उसको फिर हम क्या करेंगे? एक बैक्टीरिया में उसे हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ये क्यों हो रहा है बैक्टीरिया में ट्रांसफर? ये क्यों हो रहा है बताओ? इसको समझने से पहले अगर मैं आपको चीजें और थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं कि व्हाट इज दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अब उस ऑर्गेनिज्म की कोई एक यूजफुल ट्रेट है। ठीक, उस यूजफुल ट्रेट को हम किसी और ऑर्गेनिज्म में क्या करना चाहते हैं? हम उसको डालना चाहते हैं कि ये जो ट्रेट है ये हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाए। तो उसको ले जाने के लिए बीच में कुछ चाहिए होगा, एक वेक्टर चाहिए होगा, है ना। तो इसे ही हम कहते हैं कि जब हमने एक यूजफुल एक जीन उठाया, क्योंकि जीन क्या करता है, एक और बात मैं लिखवा दूं कि जीन जो है ये डिसाइड करता है, ये क्या करता है? इट डिसाइड्स द ट्रेट। ठीक है, इट कंट्रोल्स द ट्रेट, यानी कि ये हाइट हो गई, कलर हो गया, इन सब चीजों को जो हमारा जीन है ये क्या कर रहा है? ये बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। ठीक, अब समझो कि हमारे पास आरडीटी जब नहीं था। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं जो आपने हर जगह सुना होगा कि बिफोर, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के आरडीटी जिसे हम कहते हैं, तो बिफोर आरडीटी हमने देखा कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसका यूज करके हम क्या करें, जिसका यूज करके हम फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू हम अनदर ऑर्गेनिज्म जीन को इधर उधर ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, तो एक टाइम था जब एक पेशेंट आया। ठीक है, कहानी की तरह सुनो कि एक पेशेंट आया, ठीक है, जिसको एक बीमारी थी जिसका नाम है डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो डायबिटीज बीमारी थी, और डायबिटीज बीमारी में क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, सॉरी, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाती है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाती है। ठीक, तो हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको डायबिटीज था, और उसमें हमने क्या देखा? इंसुलिन की डेफिशिएंसी देखी। अब
इंसुलिन बन ही नहीं रहा है उसकी बॉडी में, तो उसको तो चाहिए ना बॉडी, क्योंकि दिस इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थोड़ा सा मैं आपको इंसुलिन के बारे में लिखवा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि इंसुलिन क्या होता है। ठीक है, चलो इंसुलिन लिख लो, फिर आगे बताती हूँ। कोई ऐसा टॉपिक नहीं हो जो आपसे छूट जाए, आपको कंफ्यूजन हो। ठीक, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है बच्चा लोग, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। जो क्या करता है बच्चा लोग, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है। सबसे पहले इट इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है बच्चों लोग, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है बताओ। देखो होता क्या है एक्चुअली, कंट्रोल में आपको मैं बता रही हूँ। होता क्या है कि जो हमारा इंसुलिन है ये हाई एंट्री कराता है, ठीक है, हमारे सेल में हाई एंट्री कराता है ग्लूकोज की, ठीक है। यानी अगर हमारे सेल में ग्लूकोज चाहिए तो उसका अपटेक जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा देता है हमारा इंसुलिन, ठीक। तो सेल क्या है, ग्लूकोज को ले रहा है और कहाँ की सेल्स लेंगी, जिनको ज्यादा काम होगा। ग्लूकोज एनर्जी देता है ना। तो हमारी जो मसल सेल हो गई, मसल सेल हो गई, फिर हमारी एडिपोज टिश्यू बोलो, सेल बोलो, ठीक है, टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, मसल टिश्यू, इनकी सेल्स में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाने का काम इंसुलिन करता है। क्योंकि अगर मुझे चलना है, मेरी मसल्स ही तो सारी काम कर रही है ना, तो उन्हें एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये काम हमारा इंसुलिन करा रहा है। इसके अलावा अब क्या होता है कि एक्सेस, जब हमारे पास ग्लूकोज होता है, ये अगर ग्लूकोज जो है ये हमारे बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए, ठीक है, तो एक्सेस जो ग्लूकोज होता है इसको स्टोर करता है, ठीक है। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाय आवर व्हाट, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करके रखवाता है, ठीक। कि एक्सेस ग्लूकोज है, चलो लेके आओ, हम रखेंगे। अब उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल रहता है वो कम रहता है, क्योंकि ब्लड में शुगर नहीं मिला हुआ है, क्योंकि सारा शुगर इंसुलिन कहीं ना कहीं अपने पास लेकर के रख रहा है, ठीक है, कि हम स्टोर करेंगे, हम स्टोर करेंगे, ठीक। तो यहाँ इसके वजह से क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है ब्लड शुगर लेवल। डिक्रीज यानी कि मेंटेन रहता है ब्लड शुगर लेवल, ठीक। डिक्रीज कराता है यानी मेंटेन है हमारी बॉडी में। जब इंसुलिन है तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, मेंटेन होता है। लेकिन जैसे ही इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई, यानी क्या हुई, डेफिशिएंसी हुई, तो अब यहां लिख देती हूं मैं कि डेफिशिएंसी की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन क्या करता है, मान लो अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो अब क्या होगा, हमारे अंदर ब्लड शुगर लेवल में जो ब्लड शुगर होगा, यानी ब्लड में जो शुगर है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि स्टोर करने वाला कोई है ही नहीं। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा वैसे ही क्या होने लगेगा, हमें डायबिटीज मेलिटस जैसी बीमारी हो जाएगी, यानी हमें डायबिटीज हो जाएगी। और डायबिटीज में मोस्ट कॉमनली आपको क्या देखने को मिलता है कि फ्रीक्वेंट आप देखते हो कि यूरिनेशन होता है, बार बार आप यूरिन के लिए जाते हो, टॉयलेट के लिए जाते हो, ठीक है। एंड क्योंकि बार बार आप जा रहे हो यूरिनेशन के लिए, तो एक्सेसिव थर्स्ट यानी बहुत ज्यादा प्यास भी आपको इसमें लगने लगती है। तो ये होल था आपके इंसुलिन के बारे में, ये बताना जरूरी था क्योंकि मैंने यही एग्जांपल आरडीटी के लिए उठाया है। इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, पैनक्रियाज के द्वारा ये क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है, कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे कंट्रोल करता है, जो हमारे मसल्स टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू के सेल होते हैं उनमें ग्लूकोज लेवल को ये क्या करता है, अपटेक उनका बढ़ा देता है और ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर है वो मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही इंसुलिन की डेफिशिएंसी यानी कमी हुई तो उन जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा
और उसे डायबिटीज हो जाएगी, जिसके सिम्टम्स ये हैं कि बहुत ज्यादा यूरिनेशन आएगा फ्रिक्वेंटली, एंड क्योंकि बार बार पानी बाहर निकल रहा है तो थर्स्ट यानी कि बहुत ज्यादा उन्हें क्या होगा, प्यास भी लगेगी। ठीक है, देन आफ्टर दैट, अब जैसे मैंने ये इंसुलिन के बारे में बताया, तो यहाँ मैंने बोला कि जब आरडीटी नहीं था तो पेशेंट को डायबिटीज हुई यानी डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हुआ, तो हमारे पास क्या बचता था, एक ऐसा ऑप्शन कि हम क्या करेंगे, हम एनिमल्स में से हम क्या करेंगे, हम एनिमल्स जैसे कि काउज एंड पिग्स, हम इनके इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, हम इनके इंसुलिन को आइसोलेट कर लेंगे एंड हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, हम इसको यूज करेंगे और इस इंसुलिन को हम इंजेक्ट कर देंगे ह्यूमन की बॉडी में, जिसकी वजह से उनका इंसुलिन लेवल क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा और उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है कि काउज एंड पिग जो एनिमल्स हैं, इनके जो इंसुलिन आइसोलेट होते थे उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डिसएडवांटेज में क्या देखने को मिलेगा कि जो इंसुलिन इन काउज एंड पिग में से निकलता था वो इंसुलिन एलर्जिक भी होता था, मतलब वो हर बॉडी को शूट नहीं करता था, तो एलर्जिक भी होता था, प्लस इसका कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होता था, हाई कॉस्ट होता था, इस पूरी प्रोसेस का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता था। और थर्डली कि इसमें प्योरिटी इशू भी हुआ करती थी कि जो इंसुलिन है वो प्योर है, बॉडी के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलते थे। दिक्कत यहाँ पर आपको ये देखने को मिलती थी। मैंने क्या बोला कि जब आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तो एक नॉर्मल पेशेंट आया डायबिटीज का, उसमें डेफिशिएंसी हुई इंसुलिन की, तो सारे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम जो हमारे एनिमल्स हैं उनके इंसुलिन को आइसोलेट करते हैं और उसको यूज करते हैं, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और उससे क्या होगा, उनका इंसुलिन लेवल बिल्कुल बराबर रहेगा। लेकिन कुछ चीजें देखने को मिली कि वो इंसुलिन एलर्जी कॉज कर दे रहा था, काफी ज्यादा ये जो प्रोसेस है ये हाईली कॉस्टेबल रहती थी और प्योरिटी इशू भी उसका आता था। अब जब ये सारी चीजें हुई तो हमारे साइंटिस्ट को एक आइडिया आया। ठीक है, आइडिया क्या आया कि क्यों ना हम आइडिया क्या आया कि क्यों ना हम इस इंसुलिन का प्रोडक्शन, जो इंसुलिन प्रोडक्शन है, इंसुलिन प्रोडक्शन ये हम कराएं बाय बैक्टीरिया, यानी हम बैक्टीरिया से इंसुलिन का प्रोडक्शन क्यों ना करवा लें। अब बैक्टीरिया से प्रोडक्शन करवाने में हमारा लाभ क्या है, ये है कि ये मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा करती है, मल्टीप्लिकेशन इनका बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी ये मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा करती है, प्लस लैब में काफी इजीली लेबोरेटरी वर्क बहुत अच्छे से हो जाएगा, लैब में आसानी से। ठीक है, और वहीं अगर हम एनिमल में काउस पिग की बात कर रहे थे तो उनकी 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड, मतलब उनका गेस्टेशन पीरियड आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, उन सबका गेस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है, लेकिन बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करती हैं, तो ये काफी अच्छा हमारे लिए बन सकती है कि हम इन्हीं के द्वारा क्यों ना इंसुलिन का प्रोडक्शन करें। तो अब इस इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बैक्टीरिया चाहिए और हमें क्या चाहिए, जिसका जो ट्रेट हमें निकालना है, जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन ह्यूमन का ट्रेट है ना, उसको चाहिए, तो हमें उसका इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जो जीन होगा, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हम ह्यूमन लेंगे, हम ह्यूमन का डीएनए लेंगे, ठीक है, और हम क्या लेंगे, हमें किसमें ट्रांसफर करना है, हमें ट्रांसफर करना है बैक्टीरिया में। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके हमें बहुत सारा इंसुलिन दे देगी। अब ये बताओ, ह्यूमन डीएनए जो है, मतलब ह्यूमन का जो जीन है वो, ठीक है, इसको आप ऐसे करो, जीन भी लिख सकते हो कि ह्यूमन का जो जीन है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करवा रही है, उसको हम बैक्टीरिया में कैसे लेके जाएंगे, कुछ तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा ना, ई रिक्शा टाइप में, आप कैसे लेकर के जाओगे, कुछ तो होगा, है ना, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ई रिक्शा समथिंग तो होगा जिससे ये यहाँ से चल चल के बैक्टीरिया के पास जाएंगे। तो जो ये लेकर के जा रहा है ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन जीन जो है, इसकी जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग वाली जो जीन है, उसको बैक्टीरिया में लेकर के कौन जा रहा है, एक वेक्टर लेके जा रहा है, तो बीच का जो वाहक बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है,
उसे हम क्या कह रहे हैं, हम वेक्टर कह रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन का डीएनए ले रहे हैं, हम बैक्टीरिया ले रहे हैं, और हम बीच में एक वेक्टर ले रहे हैं। अब इस वेक्टर का बहुत काम है, ये बैक्टीरिया तो बाद में काम आएगा, सबसे पहले इस वेक्टर का काम है। ये वेक्टर बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में लिखवा देती हूँ। पहले आपको बता देती हूँ वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। देखो वेक्टर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे वेक्टर में आपके पास एग्जांपल है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन प्लाज्मिड, ठीक है। उसके अलावा यू हैव कॉस्मिड्स, फिर उसके अलावा यू हैव बैक्टीरियोफेज, ठीक है। उसके अलावा यू हैव बीएसी, ठीक है। एंड बीएसी के अलावा यू हैव वाईएसी, ठीक है। इस इतने टाइप के वेक्टर्स जो हैं वो यूज होते हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। और इन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इन वेक्टर्स को हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्या कहते हैं हम, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर को यूज किया जाता है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू, एक स्टेप समझ लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, हम एक ह्यूमन डीएनए लेंगे, ठीक है। ये हमने ह्यूमन डीएनए ले लिया। और दूसरा हम क्या लेंगे, दूसरा हम लेंगे, लेट मी चेंज द कलर, बार बार मुझे कलर ना चेंज करना पड़े, ठीक है। दूसरा हम लेंगे प्लाज्मिड, जो कि हमारे पास क्या है, वेक्टर है। और प्लाज्मिड जो है ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि हमारे बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ये हमने क्या ले लिया, हमने प्लाज्मिड ले लिया। नाउ हम क्या करेंगे, इस डीएनए के जो फंक्शनल जीन है, ठीक है, उस एरिया में हम इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसको इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है, हमने इसको कट कर दिया, ठीक। और ये हो गया, ये हो गया कट, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, हम हमारे प्लाज्मिड को भी कट करेंगे। तो ये मैंने इसको कट कर दिया। जिस जगह पर हम कट कर रहे हैं, ठीक है, जिस जगह पर हम कट कर रहे हैं उस जगह को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसका मतलब है ORI। तो ये वेक्टर्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैं नोट्स के द्वारा अभी आपको पढ़ा दूंगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डीएनए लिया ह्यूमन का, ठीक है। हमने क्या लिया, हमने ह्यूमन डीएनए लिया और हमने एक प्लाज्मिड वेक्टर लिया, हमने एक प्लाज्मिड वेक्टर ले लिया। फिर हमने डीएनए को कट किया, हमने प्लाज्मिड को भी कट किया। नाउ हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे साथ में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो हमने यहाँ ह्यूमन वाला कट किया हुआ है और जो हमने प्लाज्मिड में कट किया है, हमने उसको क्या कर दिया, एक साथ यहाँ पर जोड़ दिया। ये क्या बन गया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी हमने कंबाइन कर दिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने वेक्टर का डीएनए और हमने ह्यूमन का डीएनए कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है। नाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद हम इसे क्या करेंगे, यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। हम इसे यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे हमारे बैक्टीरिया के अंदर। तो मान लो ये हमारे पास बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया में, ठीक है, मान लो 2 बैक्टीरिया मैंने बना दिया। इस बैक्टीरिया में इसका अपना न्यूक्लियोइड तो होगा ही, ठीक है, इसका अपना सारा चीज होगा। बट इसी में हम क्या कर देंगे, हमारा ये जो वेक्टर है, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, जो प्लाज्मिड वेक्टर जो कि हमने रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में बनाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप इसको बोल सकते हो, उसको हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हमारा जो इंट्रोड्यूस वाला पार्ट है ये हो जाएगा। इसको स्टेप वाइज में अगर हम लिखें तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने आइसोलेशन किया है। सबसे पहले हमने आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए किया हुआ है, या डिजायर्ड जीन आप कह सकते हो, ठीक। ये आइसोलेशन कर लिया हमने। देन आफ्टर दैट हमने कटिंग की है, कटिंग ऑफ डीएनए,
ठीक है, हमने डीएनए को कट कर दिया, प्लाज्मिक डीएनए भी कट किया, हमने ह्यूमन डीएनए भी कट कर दिया। देन यहाँ पर हमने लाइगेशन कर दिया, लाइगेशन ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर हमने दोनों डीएनए को जोड़ दिया। देन इस स्टेप में हमने ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया, यानी हमने जो वेक्टर अपना बनाया था प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ओके, सो दीज आर 4 स्टेप्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दीज 4 स्टेप्स आर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि हमने आइसोलेट किया, देन हमने कट किया, फिर हमने इसे जोड़ दिया, एंड देन इसे हमने एक बैक्टीरिया में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। नाउ आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन हमें चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा जो बैक्टीरिया है उसमें जो डीएनए हमने ट्रांसफर किया है रिकॉम्बिनेंट, वो गया है और किसमें नहीं गया है। तो हमारे पास जो 5th स्टेप होती है उसे हम लोग कहते हैं, 5th स्टेप में हम क्या कह रहे हैं, सिलेक्शन, यानी कि हम इसको अब सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा जो हमारा बैक्टीरिया है उसमें सक्सेसफुली जो ट्रांसफर हो गया है प्लाज्मिड वेक्टर और किसमें नहीं हुआ है, तो उस प्रोसेस को हम सिलेक्शन कहते हैं। एंड 6 में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा काम होगा हम उससे जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन ही है तो हम इंसुलिन प्रोडक्शन अब यहाँ पर करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, मूविंग ऑन अदर एक्सपेक्ट, कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। चलो हमने आइसोलेट कर दिया, लेकिन इसकी कटिंग कैसे हुई, काटा किसने, यहाँ जोड़ा किसने, तो उसके लिए टूल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास, टूल्स ऑफ, वी हैव टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या दिक्कत है? तो हमारे पास टूल्स होते हैं, टूल्स ऑफ RDT। सबसे पहले टूल हमें क्या चाहिए, सबसे पहला टूल हमें एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, हमें एंजाइम्स चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हमने कट किया है तो हमारे पास एक एंजाइम का नाम है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पर यूज होने वाला जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम उसको यूज करेंगे। देन एक और एंजाइम जिसका नाम है लाइगेशन ऑफ डीएनए, जो लाइगेट यानी कि जोड़ रहा है उसका नाम है डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो 2 तरीके के एंजाइम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रेस्ट्रिक्शन में भी इंडो एंड एक्सो होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिर मान लो कि ये डीएनए हमने ह्यूमन के अंदर से निकाला है, यानी अगर हमने एनिमल्स में से इस डीएनए को निकाला है तो हमें कोई अदर उस सेल मेम्ब्रेन को लाइक डिग्रेड करने के लिए इट इज इजी टू डिग्रेड द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास फंजाई की सेल वॉल को हमें क्या करना होता, हमें तोड़ करके, पहले सेल वॉल टूटेगा फिर न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए होता है, तब तो डीएनए निकलेगा। तो सेल मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल्स होती है उनमें से हम डीएनए थोड़े से प्रोसेस से ही निकाल लेते हैं। लेकिन फंजाई के केस में, प्लांट के केस में हमें क्या करना होता है, हमें उस सेल वॉल को डिग्रेड करना होता है। तो फंजाई के केस में हम यूज करते हैं काइटिनेज, जो काइटिन को गला देता है, और प्लांट के केस में हम यूज करते हैं सेलुलेज, जो सेलुलोज को क्या करता है, गला देता है। क्योंकि फंजाई की आउटर वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से, एंड प्लांट में सबसे पहले सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है, देन आफ्टर दैट सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो पहले आप सेल वॉल हटाओगे या काइटिन की बनी हुई आउटर मेम्ब्रेन हटाओगे, तब तो आप डीएनए तक पहुंचोगे। तो जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्लांट्स या फंजाई के लिए करते हो तो सबसे पहले आप इसको यूज करते हो, तो ये भी तो एंजाइम ही है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या यूज हो रहा है, फर्स्ट हमारे पास एंजाइम यूज हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टूल कौन सा है, फर्स्ट टूल हमारे पास एंजाइम है। देन आफ्टर दैट एंजाइम्स के बाद आपको क्या चाहिए बताओ, एंजाइम्स के बाद हमें क्लोनिंग वेक्टर्स चाहिए। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर्स में जैसा मैंने आपको बताया, प्लाज्मिड, कॉस्मेट, बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, देन आफ्टर दैट हमें होस्ट चाहिए, हमें बैक्टीरिया भी तो चाहिए, होस्ट चाहिए जिसमें हम उसको जा करके ट्रांसफॉर्म करा पाए। तो इसे हम कहते हैं टूल्स ऑफ RDT। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो ये सारे टॉपिक्स आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थे, मैंने आपको इस तरीके से पढ़ा दिया है। इसके बाद अब हम इसके क्या करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शंस को देख लेंगे, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया
कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूअसली चेंज एंड अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि हमारे पर्यावरण के अनुसार जो जीव होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट करते रहते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल अडेप्टेशन है ये काफी ज्यादा स्लो है, यानी बहुत धीरे धीरे होती है। तो ह्यूमन ने खुद ही डेवलप किया जेनेटिक मॉडिफिकेशन कराना, यानी जीन लेवल पे मॉडिफाई करना, जिसके वजह से हम अपने डिजायर ट्रेट को काफी ज्यादा क्विकली एंड कंट्रोल्ड वे में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जिससे अडेप्टेशन की प्रोसेस थोड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन आर्टिफिशियल चेंज है हमारे डीएनए में। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए उठा लो और उसमें आप उसके जीन में कोई मॉडिफिकेशन कर दो जिससे कि एक न्यू कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाए, उसे ही हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहेंगे। जब हम इस प्रक्रिया को करते हैं वाइल यूजिंग मॉडर्न टूल, जैसे कि एंजाइम्स वगैरह हो गए, वेक्टर्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हो गई टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में व्हाट वी आर डूइंग कि हम जेनेटिक मेकअप को बदल रहे हैं, हम न्यू ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और हम अनडिजायर्ड जो ट्रेट्स जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम हटा रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जैसे कैंसर अगर किसी को हो जाए तो वो छोटा सा होता है, तो हम उसके सेल्स को रिमूव कर सकते हैं, उस सेल को हटा के हम हेल्दी सेल्स को डाल सकते हैं। वैसे तो कैंसर अनट्रीटेबल है, नहीं ट्रीट किया जा सकता है, बट जैसे कि मान लो आपकी जीन थेरेपी होती है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे डिसीजेज होते हैं, एडीएच टाइप डिसीज होते हैं, बहुत सारे डिसीज होते हैं, तो उन डिसीज को सही करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसका उपयोग करते हैं। हम फॉल्टी जीन्स को हटा देते हैं और जो हमारा हेल्दी जीन है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ह्यूमन काफी आसानी से अपने आप को सरवाइव करा लेता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत अच्छा एक हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक मानी जाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने पढ़ाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उसको कंबाइन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए से, मॉलिक्यूल से, ठीक है, जिससे कि हमें एक डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए। यानी हमारे ह्यूमन का डीएनए हमने उठाया, उसमें से इंसुलिन वाले जीन को लिया एंड प्लाज्मिड लिया, दोनों को कंबाइन किया, बैक्टीरिया में डाल दिया, फिर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, फिर हम उस इंसुलिन को लेके हमारे उसकी हम दवाइयां बनाएंगे और हम क्या कर देंगे, हम पेशेंट को देने लगेंगे, तो उनकी बॉडी में इंसुलिन क्या रहेगी, बिल्कुल बैलेंस रहने लगेगी। ठीक है, because it directly alter the genetic material, it is also called genetic engineering. ये जो टेक्निक है ये पॉसिबल हुई जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हुई 1968 में। किसने किया? वर्नर आर्बर ने। ये जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी जब हुई उसके बाद ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉसिबल हुआ, क्योंकि कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एंजाइम है ये मॉलिक्यूलर सीजर भी कहलाता है, क्योंकि जीन जैसे मॉलिक्यूल, डीएनए जैसे मॉलिक्यूल को ये कट कर रहा है, इसलिए मॉलिक्यूलर सीजर। ये हेल्प करता है डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे काटने में। ठीक है, फिर जो फॉर्मेशन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ये मल्टी स्टेप है, केयरफुली इसको कंट्रोल्ड प्रोसेस भी, मतलब कंट्रोल्ड वे में करना पड़ता है। इट रिक्वायर्स सिलेक्शन ऑफ करेक्ट जीन, सुटेबल वेक्टर एंड अ प्रॉपर होस्ट सिस्टम, वही जो मैंने आपको टूल्स बताए उनका यूज करेंगे, तब जाकर के न्यू जीन जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा अपना फंक्शन। स्टेप्स क्या है जो मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, ये सारे नोट्स हैं, मैंने बता दिया सब कुछ, आप स्क्रीनशॉट करते जाओ, नोट्स बना लेना। स्टेप 1 में आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। इन द फर्स्ट स्टेप जो डिजायर्ड डीएनए होगा उसको आइसोलेट किया जाएगा प्योर फॉर्म में हमारे ऑर्गेनिज्म से, और उसे हम प्रोटीन, लिपिड एंड अदर मॉलिक्यूल से अलग करेंगे, हमें प्योर डीएनए चाहिए। ठीक, आइसोलेशन ऑफ प्योर डीएनए, रिमूवल ऑफ प्रोटीन एंड इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, ओके। देन आफ्टर दैट कट करेंगे उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। इसे हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को उसके विशिष्ट स्थानों पे क्या कर देता है, काट देता है। यही चीज इसको थोड़े से मैंने पॉइंट्स में लिख दिए हैं कि इट कट्स द स्पेसिफिक साइट, फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी एंड एंड सेम एंजाइम कट्स जीन एंड वेक्टर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही ह्यूमन वाले इंसुलिन वाले जीन को भी काट रहा था और प्लाज्मिड वाले को भी काट रहा था, डीएनए को, है ना, तो सेम ही काटता है। थर्ड हमने अब कट कर दिया, उसको अब जोड़ना है प्लाज्मिड का, सब वही याद रखो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट स्टेप जो डिजायर्ड जीन होगा उसको ज्वाइन किया जाएगा वेक्टर्स के जीन से यूजिंग डीएनए लाइगेज। इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, क्योंकि ये जोड़ रहा है टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ठीक है, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट के अंदर, हमारा जो बैक्टीरिया होगा उसके अंदर हम क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये जो हमारा बैक्टीरिया होगा जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ होगा वो काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा एंड डिजायर्ड प्रोटीन क्या करेगा, वो बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है। फिर इसको ही मैंने पॉइंट्स में लिखा है, जिसको इस तरह लिखना होगा लिख लेना, जिसको पॉइंट्स में लिखना होगा लिख लेना। ठीक है। देन टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करता है ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टूल्स लाइक एंजाइम, वेक्टर एंड होस्ट, जो मैंने आपको बताया। एंजाइम कट भी करते हैं, ज्वाइन भी करते हैं, फिर ये एक्सप्रेस करने में डिजायर्ड जीन के, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। इन तीनों में से सबसे पहले है एंजाइम। बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, आरडीटी में। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि डीएनए को कट करेगा। फिर डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। डीएनए कट हुआ है तो डीएनए को सिंथेसाइज भी तो करना पड़ेगा ना। और डीएनए लाइगेज जो कि डीएनए को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात कर लेते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं बिकॉज ये डीएनए को कट करते हैं एक स्पेसिफिक साइट पे और डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पर किस जीन को इंसर्ट कराना है। मान लो यही था ना, इस तरीके से कट हुआ था तो हमें पता था ना कि इस वाली जगह पे ही हमें क्या करना है, हमें ले जा करके मतलब इस साइट पे हमें कट करना है ना। ये हमारा प्लाज्मिड था, हमें पता था कि हमें इस साइट पे कट करना है और ये भी पता है कि जो बाहर से फॉरेन डीएनए आएगा वो इसी जगह पर क्या करेगा, आकर के इंसर्ट होगा। तो इस चीज के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काफी जरूरी है। दो टाइप के होते हैं, इंडोन्यूक्लियस जो कि डीएनए स्ट्रैंड को विद इन काटते हैं, मतलब डीएनए के बीच में ही काट देते हैं, इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड। यानी अगर ये हमारा डीएनए है तो डीएनए के बीच में ही कट कर देना, ये हमारा इंडोन्यूक्लियस का काम है। ये हमारा डीएनए है, डीएनए के एंड से कट करना, ये काम किसका है, एक्सोन्यूक्लियस का है। ठीक है। देन आफ्टर दैट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसिस क्या होते हैं, स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होते हैं इनके स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ये कट करेंगे। पैलिंड्रोम सीक्वेंस यानी कि जैसे मलयालम आपने पढ़ा है, मलयालम, ठीक है। तो मलयालम इधर से लिखो तो भी यही स्पेलिंग होगी, इधर से लिखो तो भी यही स्पेलिंग होगी। तो ऐसे आपको पता है कि डीएनए में भी जो हमारे बेस पेयर होते हैं ATGC ये होते हैं ना, तो ऐसे ऊपर नीचे वाले स्ट्रैंड जो है, जो हमारा A है वो T से जुड़ता है और G जो है वो C से जुड़ता है। तो ये वाले जो पोर्शंस होते हैं तो ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस में ही जो हमारा इंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, वो कट करता है। यानी कि इधर से भी अगर इधर से ACCATA ऐसे करके है तो इधर से भी सेम ही चीज आनी चाहिए, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनना चाहिए, बस इतना याद रखो। ठीक है। मान लो कि इसको ऐसा करो, इसको हटा दो, इसको आप कर दो AT, हाँ इसको भी T कर दो। तो इधर से भी जाओगे तो सेम ही ATCATA बनेगा, इधर से भी आओगे तो आपका ATA, इधर A लिख दो, ATACAT, फिर उधर से भी आओगे तो ऐसा ही। तो ऐसे सीक्वेंस पे ही ये क्या करता है, कट करता है। कट एट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रोड्यूस स्टिकी इंड्स। इसके इंडोन्यूक्लियेटेड जब कट करते हैं तो स्टिकी इंड्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है वेक्टर्स। वेक्टर्स डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैरी करते हैं डिजायर्ड जीन को इनटू द होस्ट सेल, जैसे मैंने आपको बताया बीज का वाहक। कॉमन वेक्टर्स हमारे प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेजेस हैं, उसके अलावा भी मैंने आपको कॉस्मिड वगैरह बताया। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इनके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यानी वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहां पर कटिंग होगी, ठीक है, तो वहीं से पता है कि यहाँ से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो हम वहीं से कट करेंगे ना कि अच्छे से रेप्लिकेट हो जाए। तो इनके पास ORI होना जरूरी है। सेलेक्टेबल मार्कर यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जैसे एम्पिसिलिन वाला, इस तरीके का सेलेक्टेबल मार्कर जीन भी इनके पास होना चाहिए जो कि हमारे एंटीबायोटिक से क्या कर पाए, रेजिस्ट कर पाए। वरना बैक्टीरिया में जाएंगे तो वो काम ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि बैक्टीरिया के पास अपना सारा उसका मेटाबॉलिज्म है, उसके फ्लूइड्स हैं, उसके सब कुछ हैं, तो कहीं उससे वो हार्म ना हो जाए, इसलिए उनके पास रेजिस्टेंट वाले जीन होने चाहिए। फिर क्लोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेशन साइट, यानी कि क्लोनिंग साइट ऐसे साइट्स होते हैं जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर पाए, वो रिकॉग्नाइज कर पाए कि कहाँ पर जीन को, जो फॉरेन जीन है उसे हमें वहीं पर ला करके लगाना है, तो वो साइट एक होनी चाहिए हमारे वेक्टर के पास। फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट जो है
ये ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एक्सप्रेस कराया जाता है। ये रिसीव करते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स को, अलाउ करते हैं रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन अपनी बॉडी में। जब हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया प्लाज्मिड वेक्टर को, तो वो अलाउ कर रहा है ना कि तुम बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करो, एक्सप्रेस करो, इंसुलिन बनाओ, है ना। फिर पास करते हैं जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। So recombinant DNA technology follows a series of well-defined steps in a proper sequence to obtain a desired gene product such as protein or trait. Each step is important and depend on the previous one. अगर जोड़ना है तो काटना पड़ेगा, काटना है तो आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट योर recombinant DNA technology. So that's all about the today's video. Let's meet in the next video and don't forget to like, share and subscribe to this channel. Bye bye, take care, be happy. Bye.